तो हाय हेलो क्लास टेंथ वालों। तो यहाँ पर आज मैं आप लोगों के विज्ञान के वार्षिक पेपर के लिए जो कि है हमारे प्यारे से एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, और ये जो आपका वार्षिक पेपर है ये होने वाला है 21 मार्च, यानी कि कल ये पेपर आपका होने वाला है। ठीक है, और इसका मैं आज आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूँ सेट नंबर बी। यहाँ पर सेट ए मैं पहले सॉल्व करवा चुका हूँ, इसके तुरंत बाद ही आप लोगों को सेट ए, और ए के बाद बी, और फिर बी के बाद आप लोगों को सेट सी और डी भी जल्द ही मिलेगा, आज ही मिलेगा आप लोगों को। चारों के चारों सेट यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है, और फिर आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना वो इन्हीं चारों सेटों से आएंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर है नहीं है। तो आइए जल्दी से सेट बी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और देखिए ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन नंबर 6 क्यों है? क्योंकि यदि आप लोगों ने सेट ए देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि ये सेट बी है वो छठवें नंबर क्वेश्चन से क्यों स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, क्वेश्चन नंबर छठवां यहाँ पर देखिए, और यदि नहीं देखा है तो सेट ए पहले देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर छठवां है, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय किस प्रकार होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है? तो ये काफी यहाँ पर मोस्ट क्वेश्चन होने वाला है, तो ये रहा इसका प्यारा सा आंसर। ठीक है, यहाँ पर रैपिड रिवीजन हो रहा है। ठीक है, कोई यहाँ पर वो नहीं है कि अब सालों अच्छा डिटेल में, सब डिटेल में तो होगा बट रैपिड होगा, थोड़ा फास्ट होगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनते जाइए। तो मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। नॉर्मली हमारे मुंह का जो पीएच मान होता है वो 5.5 होता है, यानी कि अम्लीय होता है, ज्यादा अम्लीय नहीं, थोड़ा सा कम अम्लीय। ठीक है, लेकिन 5.5 से यदि पीएच मान कम हो जाता है तो हमारे दांत का क्षय प्रारंभ हो जाता है, यानी हमारे दांत धीरे धीरे घुरने लगते हैं, उनमें छिद्र हो जाते हैं, पुगले हो जाते हैं। तो क्या है आगे, दांतों का एनेमल यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना होता है। जो दांतों का एनेमल होता है, ठीक है, जो कि हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, यह जल में नहीं घुलता है, लेकिन मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित हो जाता है, यानी धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। ठीक है, और इस प्रकार हमारे दांत क्षय होने लगते हैं। अब इससे कैसे बचा जा सकता है? तो भोजन के बाद मुंह को साफ करने से इससे बचा जा सकता है। और सुबह से तो आप मंजन करते ही होंगे, तो बहुत बढ़िया। यदि नहीं करते हैं तो सुबह से मंजन आप लोग क्या कीजिए, एक अच्छा टूथपेस्ट लेकर के उससे आप लोग मंजन कर सकते हैं। और रात में खाना खाने के बाद आप लोग फ्रेश हो बढ़िया मंजन कर सकते हैं, जिससे आपका मुंह भी फ्रेश हो जाएगा, और आपके मुंह में जो खाना का कुछ भाग लग जाता है वो भी साफ हो जाएगा, तो आपके दांत भी सड़ने से बच जाएंगे। ठीक है, अथवा वाला देखिए, अम्ल एवं क्षारक में कोई दो अंतर लिखिए। तो ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो अम्ल और क्षार में तो अंतर आपने सीख लिया होगा। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जो क्षारक होते हैं स्वाद में कड़वे या कसैले होते हैं। अम्ल है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, और जो क्षारक हैं वो क्या कर देते हैं, लाल को नीला कर देते हैं। यहाँ पर मैंने दो बताए हैं, आप लोग इनके दो और सीख लेना, कुल आप लोग चार अंतर सीख लेना। ठीक है, जैसे अम्लों का एक एक उदाहरण सीख लेना, नींबू, आंवला, संतरा। ठीक है, और यहाँ पर इसमें के अम्ल का पीएच मान है वो 7 से कम होता है। ठीक है, क्षारक का पीएच मान है वो 7 से 14 के बीच होता है। तो ऐसा आप लोग यहाँ पर और भी इसमें जोड़ लेना। ठीक, ध्यान से आप लोग कम से कम चार चार सीख लेना। तो सातवां क्वेश्चन है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? तो देखिए, अम्ल जल में घुलने पर अम्ल वियोजित होकर के H3O+ या H+ आयन प्रदान करता है। यदि जल में हमने अम्ल को घोल दिया तो वो H3O+ या फिर H+ आयन प्रदान करता है, जिसके कारण अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। क्योंकि जब H+ आयन मिल जाते हैं तो इसी आयन की वजह से एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पर ये आयन पहुंचते हैं, और फिर इन्हीं की वजह से ये क्या करने लगते हैं, जलीय विलयन में विद्युत का प्रवाह करने लगते हैं। उदाहरण के लिए HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब जल में घोलते हैं, ठीक है, तो H3O+ और यहाँ पर Cl अलग हो जाते हैं, तो यहाँ पर H3O+ आयन ये विद्युत का चालन यहाँ पर करने लगते हैं। ठीक है, अथवा वाला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए? तो ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है। तो आंसर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस आर्द्रता, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी। ठीक है, पीओपी
आर्द्रता की उपस्थिति में आसानी से जल को अवशोषित कर लेता है तथा कठोर पदार्थ यानी कि जिप्सम का निर्माण करता है, और यह पूरी मात्रा में जिप्सम में बदल जाएगा। और जिप्सम एक प्रकार का कठोर पदार्थ होता है जो हमारे लिए कुछ काम का नहीं होता है। ठीक है। अब आपने अपने घर में पुट्टी करवाई होगी पीयूपी, है ना? तो क्या होता है कि वो पाउडर के जैसा होता है। अब आप मान लो उसमें पानी मिलाते हैं तो बढ़िया पेस्ट बन जाता है, अपने घरों को सजा देते हैं। लेकिन यदि वो नमी में रखा रहा तो वो एक क्या हो जाएगा, जिप्सम कठोर पदार्थ बन जाएगा, बिल्कुल जम जाएगा। तो वो जमा हुआ गिट्टी के जैसा बन जाएगा, तो पत्थर के जैसा बन जाएगा, तो हमारे किस काम का। इसलिए उसको आर्द्र रोधी बर्तन में रखा जाता है। आर्द्रता रोधी बर्तन का मतलब कि जिसमें कोई जल वाष्प के कण अंदर ना पहुंच पाए। तो आपने देखा होगा कि जो पीओपी की बोरियां होती हैं उन पर पन्नी की कोटिंग होती है। ठीक है, अंदर से पन्नी लगी होती है ताकि जल वाष्प है वो अंदर ना पहुंच पाए। ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हमारा पीओपी का सूत्र है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है। और पीओपी की अपन ने जल वाष्प के अणुओं से यहाँ पर क्रिया करा दी, तो ये हमारा कठोर पदार्थ जिप्सम यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, जिप्सम। ठीक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, साबुन और अपमार्जक में यहाँ पर अंतर लिखिए। तो ये काफी इंपोर्टेंट होने वाला है यहाँ पर। तो देखिए साबुन क्या होते हैं, उच्च अणु भार वाले। ध्यान करिए कि आज आप लोग साबुन लगाएंगे तो साबुन उच्च अणु भार वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम यानी कि Na और पोटेशियम यानी कि के लवण होते हैं। ठीक है। साबुन उच्च अणु भार वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन केवल मृदु जल में झाग देते हैं। अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम एवं सल्फोनिक लवण होते हैं, जे होते हैं सोडियम या पोटेशियम लवण। और अपमार्जक यानी डिटर्जेंट होते हैं अमोनिया या सल्फोनिक लवण। ये कठोर जल और मृदु जल दोनों में झाग देते हैं। तो आप लोग इनके भी चार अंतर सीख लेंगे। ठीक है। साबुन कम कपड़े साफ करते हैं, अपमार्जक साबुन की तुलना में अधिक कपड़े साफ यहाँ पर करते हैं। ठीक है। और एक और भी आप लोग यहाँ पर सीख सकते हैं अंतर। अगला क्वेश्चन है एस्टरीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो एस्टरीकरण अभिक्रिया एथेनोइक अम्ल यानी कि CH3COOH, ये एथेनोइक अम्ल है, कि किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया कर बना पदार्थ एस्टर कहलाता है। यानी कि हम एथेनोइक अम्ल की क्रिया एक अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथेनॉल से करा दें, एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया एथेनॉल से करा देते हैं, तो एक पदार्थ बनता है जिसे एस्टर कहते हैं। और यही अभिक्रिया एस्टीकरण कहलाती है, यानी कि एस्टर के बनने की अभिक्रिया है एस्टीकरण कहलाती है। ठीक है। और ये कब बनता है, जब एथेनोइक अम्ल की क्रिया अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथेनॉल से करवा देते हैं। तो ये हमारा एथेनोइक अम्ल है और इसकी क्रिया हमने करा दी है एथेनॉल से। तो ये हमारा बन गया एक CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस में H2O। तो ये इतना जो हमारा बना हुआ है ये हमारा एक एस्टर है, और ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, एस्टरीकरण। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अगला क्वेश्चन है 9वां। संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिकों का केवल एक एक उदाहरण दीजिए। तो ये दोनों काफी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है। तो संतृप्त कार्बनिक यौगिक का सूत्र है मेथेन CH4, असंतृप्त कार्बन का है एथीन C2H4। प्रक्रियात्मक समूह एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक एक उदाहरण दीजिए। तो भैया यहाँ पर एल्डिहाइड में है फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, और कार्बोक्सिलिक अम्ल में है एथिनोइक अम्ल CH3COOH। तो ये दोनों काफी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, ऐसे पूछ रहे हैं वो उदाहरण उदाहरण केवल। तो 10वां क्वेश्चन है भोजन के पाचन में लार की यहाँ पर क्या भूमिका है, ठीक है, या क्या कार्य है। तो बहुत इंपोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। तो देखिए जरा, भोजन लार से भोजन चिकना एवं लसदार बनता है। ठीक है, जिससे यह भोजन नली में आसानी से फिसल जाता है। ठीक है, अब आपको पता है जब हम खाना खाते हैं तो जो हमारे मुंह से लार मिलती है तो भोजन को वो चिकना बना देती है, लसदार बना देती है, जिससे आसानी से जो भोजन है वो अंदर सरक जाता है। लेकिन यदि वही हमारे मुंह में लार ना आए, भोजन चिकना ना बने, तो हमारा गला छिलता जाएगा। ठीक है। दूसरा है लार में उपस्थित लाइसोजाइम और थाइसोसाइनिक थायोसाइनिक अम्ल जीवाणुओं को नष्ट करके मुख गुहा में जीवाणु संक्रमण से सुरक्षा करता है। यानी कि हमारे मुंह में पाए जाने वाले जीवाणुओं को भी ये लार नष्ट कर देती है। ठीक है।
और कौन से अम्ल हैं? लाइसोजाइम और थायोसाइनिक। ठीक है। अब देखिए इसके अथवा वाला, तो अथवा वाला अपन से क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम हो सकते हैं। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है। तो देखिए, इसकी कमी से हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है। जिससे हमें क्या होगा, कम मात्रा में ऊर्जा निर्मित होगी और हमें थकान महसूस होगी, बिल्कुल होगी। हमारी श्वास गति भी बढ़ जाएगी, सांस फूलने लगेगी। हीमोग्लोबिन की कमी से हमें एनीमिया रोग भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और इसकी अत्यधिक कमी से रोगी की मृत्यु भी यहाँ पर हो सकती है। तो हीमोग्लोबिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और ये क्वेश्चन भी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 11। तो ये क्या कहता है, कायक प्रवर्धन किसे कहते हैं। तो भैया काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रजनन की वह विधि जिसमें पौधे के कुछ भाग, पूरा पौधा लगाने की जरूरत नहीं है या बीज लगाने की जरूरत नहीं है। प्रजनन की एक विधि है जिसमें पौधे का कुछ भाग जैसे जड़, तना या पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर के नया पौधा उत्पन्न करते हैं। इसे कायक प्रवर्धन कहते हैं। जैसे आपने कोई एक पौधा देखा होगा जिसकी पत्ती यदि कहीं पर गिर जाए, जैसे मान लीजिए कि एक क्या है, एक पौधे की ये पत्ती है। क्या है ये, हमारे एक पौधे की पत्ती। अब यदि ये कहीं पे गिर जाती है, इसको पानी मिल जाता है और अच्छा सूर्य का प्रकाश मिल जाता है, नमी मिल जाती है, तो ये क्या करता है कि ये पूरा का पूरा पौधा बन जाता है। ये पूरा का पूरा क्या बन जाता है, एक पौधा बन जाता है। ठीक है। तो पत्ती से एक पौधा बन गया। यानी कि प्रजनन की ऐसी विधि जिसमें पौधे के कुछ भाग, चाहे जड़ हो चाहे तना हो, तना बीज से काट दो, या पत्ती हो, तो वे परिस्थितियों में रह करके पूरा पौधा उत्पन्न कर देते हैं। इसको ही कायक प्रवर्धन कहते हैं। और इस विधि से उत्पन्न सभी पौधे आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान ही होते हैं। ठीक है। यानी कि जैसे ये पत्ती वाला पौधा था ना, वैसे ही ये नया पौधा भी होगा। अगला है परागण क्या है, काफी इंपोर्टेंट है। तो देखिए परागण क्या होता है। परागण एक प्रकार की क्रिया है जिसमें पुंकेसर के पराग कोश से पराग कण, पुंकेसर है, पुंकेसर मतलब पौधे का पुरुष वाला भाग, तो पुंकेसर के पराग कोश में बैठे होते हैं परागकण। तो परागकणों का उसी पुष्प के या किसी दूसरे पुष्प के वर्ती काग्र तक पहुंचते हैं, तो वह क्रिया परागण कहलाती है। यानी देखिए, एक ये पौधा है, एक ये क्या है यहाँ पर, चलिए मान लीजिए एक ये गमले में क्या लगा हुआ है यहाँ पर, पौधा। ठीक है। इसको मैं अच्छा बना लेता हूँ। हाँ, जैसे देखिए मान लीजिए एक ये क्या लगा हुआ है यहाँ पर, ये पौधा लगा हुआ है। ठीक है। अब एक ये यहाँ पर पौधा लगा हुआ है। ठीक। इसको मैं अच्छा बना लेता हूँ। हाँ, अब काफी अच्छा ही लग रहा है। ठीक है। एक यहाँ पर भी मैं इसको बना लेता हूँ, काफी अच्छा सा पौधा। तो देखिए जरा, ये बन गया एक बेहतरीन तरीके का पौधा। अब देखिए क्या होगा, मान लीजिए कि ये यहाँ पर इस पुष्प का परागकण है। क्या है यहाँ पर, पराग कोश है। ठीक है। ये यहाँ पर क्या है, पराग कोश है। ठीक है। और ये इसका यहाँ पर है वर्तिकाग्र। ये यहाँ पर इसका पराग कोश है, ये यहाँ पर इसका वर्तिकाग्र। ठीक है। ये यहाँ पर क्या है, इसका वर्तिकाग्र। तो अगर इस पराग कोश के पराग कण जो इसमें भरे हुए हैं, अगर इस पराग कोश के पराग कण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर यहाँ पर गिरते हैं। ठीक है। पराग कोश के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, तो ये क्रिया हमारी परागण कहलाती है। और परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। जब पुंकेसर के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो स्वपरागण, लेकिन जब दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो वो होता है परपरागण। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तो एकलिंगी पुष्प का उदाहरण सह समझाइए, काफी इंपोर्टेंट है। तो देखिए जरा, ऐसे पुष्प जिनमें जनन के लिए केवल कोई एक जनन अंग, या तो पुंकेसर यानी पुरुष वाला भाग पौधे में, या स्त्री वाला स्त्री केसर यानी स्त्री वाला भाग पौधे में पाया जाता है, तो उन्हें एकलिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे पपीता और तरबूज,
और अभी तो तरबूज और पपीता का मौसम चल रहा है, तो ध्यान रखिए कि पपीता और तरबूज है वो एकलिंगी पुष्प हैं। इनमें जनन अंग एक ही होता है, या तो पुंकेसर या स्त्री केसर। अथवा वाला है उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए, तो ये भी मोस्ट है। तो देखिए, जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री क्रेसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उन्हें उभयलिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे गुड़हल और सरसों। तो सरसों भी अभी कट ही रहा है कुछ जगहों पर, हमारे यहाँ भी अभी कट ही रहा है सरसों। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कौन सा, 13वां। ये क्या कहता है, अनुवांशिकता को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, अनुवांशिकता यहाँ पर क्या है, तो जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों के संचरण को ही अनुवांशिकता कहते हैं। मान लीजिए आपके दादाजी हैं, क्या है आपके यहाँ पर, ये आपके क्या है, दादाजी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपके दादाजी की बात ये मान लीजिए कि आपके, अरे मानता हूं कि इतने खराब आपके दादाजी नहीं दिखते हैं, बहुत ही बड़े ही सुंदर दिखते हैं, फिर भी मान लीजिए कि ये आपके क्या है, दादाजी, और ये आपके पिताजी हैं, और ये आप हो बड़े नुन्नू से हो आप बिल्कुल। तो देखिए, आपके दादाजी से कुछ लक्षण आपके पिताजी में पहुंचे जनन के द्वारा, फिर आपके पिताजी से कुछ लक्षण आपके शरीर में पहुंचे, फिर आपसे आपके बच्चों में पहुंचेंगे। तो जो पीढ़ी दर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, फिर तीसरी, फिर चौथी पीढ़ी में ये लक्षण पहुंच रहे हैं ना, किसी की आंखें भूरी होती हैं, किसी की त्वचा का रंग कैसा होता है, काला भूरा। तो ये लक्षण जो होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना ही क्या कहलाता है, हमारा अनुवांशिकता, ठीक है। मेंडल का पृथक्करण नियम क्या है, तो मेंडल का पृथक्करण नियम ये कहता है हमसे कि युग्मकों के निर्माण के समय दो एलीलीय जोड़े पृथक पृथक हो जाते हैं। एलीलीय जोड़े क्या हो जाते हैं, पृथक पृथक हो जाते हैं, और एक युग्मक में केवल एक ही जोड़ा होता है। ध्यान रखिए कि युग्मक के निर्माण के समय एलीलीय जोड़े अलग अलग हो जाते हैं, और एक युग्मक में केवल एक ही जोड़ा होता है। अगर एक युग्मक है तो उसमें कितना जोड़ा रहेगा, एक जोड़ा रहेगा, और ये दोनों जोड़े कभी एक साथ नहीं रह सकते, एक युग्मक में नहीं आते हैं। यही हमारा पृथक्करण का नियम है, मतलब अलग अलग। एक युग्मक है तो एक जोड़ा, यानी कि एक मंडप में एक जोड़ा, समझ रहे हो ना, कि एक युग्मक है तो एक जोड़ा रहेगा। यही क्या है, हमारे मेंडल का पृथक्करण नियम है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग सीख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं यहाँ पर, तो देखिए, किसी गोलीय सतह के पृष्ठ को पॉलिश करने पर परावर्तक हो जाता है, इस प्रकार के बने दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। नॉर्मल सी परिभाषा है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की यहाँ पर परिभाषा लिखिए, ठीक है। तो मुख्य फोकस की परिभाषा यहाँ पर लिखने के लिए आइए देख लेते हैं। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तित होकर दर्पण के जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं, इसे कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा एक अवतल दर्पण है, ठीक है। ये हमारा क्या है, अरे भाई अच्छे से बन जा, ये हमारा क्या है, एक अवतल दर्पण है। क्या है हमारा, अवतल दर्पण। अब ये मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष हो गई। अब इसके समांतर एक ये किरण आई, तो मान लीजिए परावर्तित होकर ऐसी चली गई, एक किरण ऐसी आई, और ये परावर्तित होकर के कुछ ऐसी चली गई। तो ये यहाँ पर टकरा रही है ना, प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसी प्रतिच्छेद बिंदु को क्या बोल देते हैं, मुख्य फोकस बोल देते हैं, उसे कैपिटल एफ से यहाँ पर दर्शाते हैं, ठीक है। इनको कुछ ऐसा आप बना सकते हैं, ठीक है। और ये कुछ ऐसी आ रही है, ठीक। अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या गया, याद कीजिए। तो देखिए, वक्रता त्रिज्या यानी कि आर, और फोकस दूरी में जो संबंध होता है वो आर बराबर 2f होता है। तो हमें f का मान निकालना है यहाँ पर। तो f का मान क्या हो जाएगा, r/2, यानी कि ये हो जाएगा हमारा कितना, 20/2, यानी कि 10 सेंटीमीटर। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देख लेते हैं, इसको लिखेंगे आप लोग कैसा। तो देखिए जरा, सबसे पहले आप लोग लिखेंगे, यहाँ पर दिया है, तो वक्रता त्रिज्या r बराबर 20 सेंटीमीटर, ये आपका यहाँ पर क्या दिया गया है, फॉर्मूला। तो फोकस दूरी f बराबर हो जाएगी यहाँ पर r/2, और यहाँ पर मान रख देंगे 20/2, तो आंसर आ जाएगा 10। इसलिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होगी यहाँ पर
10 सेंटीमीटर। यहाँ पर आर एफ पूछा है तो आर दिया गया है, वो क्या करेंगे, आपको एफ दे देंगे तो आपसे आर पूछेंगे। तो आर पूछने के लिए आपको क्या करना है, केवल 2f कर देना है। क्या कर देना है, 2f। जैसे देखो, अगर आर पूछे भी आपसे तो आपको जितनी भी एफ दी गई है उस फोकस दूरी का दुगना कर देना है। और अब अगर भी आपसे एफ पूछे तो जितनी त्रिज्या दी गई है उसका आधा कर देना है, जैसे अपन लोगों ने यहाँ पर किया। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, कोई भी पूछ सकते हैं आर या एफ का मान। उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता कितनी है, -2.0 डायप्टर है या किस प्रकार का लेंस है। तो आइए ज्ञात कर लेते हैं। लेंस की क्षमता P बराबर इतनी है। लेंस की क्षमता का फॉर्मूला ये होता है हमारा P बराबर 1/f। और हमें देखो P बराबर 1/f ये लेंस का सूत्र होता है, और f मतलब होता है यहाँ पर मीटर में। ध्यान रखिएगा, f किस में होता है, मीटर में। ठीक है, f किस में होता है यहाँ पर, मीटर में। अब हमें f का मान निकालना है, तो ये बटे वाला गुणा में आ जाएगा, गुणा वाला बटे में पहुंच जाएगा। यानी कि ऐसा बन जाएगा f बराबर 1/, यहाँ पर p हो जाएगा। तो f बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1/p। अब मान रख दो तो 1/, माइनस के कितना हो जाएगा, 2.0, यानी कि 2 ही है। इसको इससे काट देंगे तो आंसर आ जाएगा -0.50। अब आधे को ऐसे ही लिख देंगे। तो लेंस की क्षमता और फोकस दूरी यहाँ पर ऋणात्मक है। कैसी है, ऋणात्मक। ये नेगेटिव चिन्ह आपको दिख रहा है, ठीक है, इसलिए ये अवतल लेंस होगा, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो ये लेंस का प्रकार हो गया। लेंस का प्रकार कैसा हो गया, अवतल या अपसारी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, काफी इंपोर्टेंट है। और ग्रह क्यों क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये रहा इसका आंसर। हाँ भाई, चलो ये ले लेता हूं। तो देखिए क्या है, जब तारों से आने वाला प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो यह अलग अलग घनत्व वाली वायु की परतों से होकर गुजरता है। ये परतें लगातार गति में रहती हैं, जिससे प्रकाश का मार्ग थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है। और जब प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है तो कभी थोड़ा ऊपर दिखता है, कभी नीचे, कभी तेज चमकता है, कभी हल्का। यही प्रभाव के कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी घटना है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ये तो आपको आती ही है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर है नहीं। प्रिज्म के प्रकाश का अपवर्तन का चित्र बनाइए। तो कुछ नहीं करना है, एक प्रिज्म बना लेना है। ये प्रिज्म है ए बी, और ये हमारा सी। ठीक है, ये क्या रखा हुआ है हमारा यहाँ पर, प्रिज्म। ठीक, अब प्रिज्म पर एक आपतित प्रकाश ऐसी कर देनी है। बोलो कर दी सर, हाँ कर दिया आप लोगों ने, आप भी बनाते जाइए। अब यदि प्रिज्म नहीं होता तो ये प्रकाश की किरण बिल्कुल सीधी चली जाती बी एच मार्ग पर। लेकिन प्रिज्म है तो ये ऐसी मुड़ जाएगी, और फिर जब ये सघन से ब्रेल में जाएगी तो ये फिर अभिलंब की ओर झुक जाएगी। दो अभिलंब बना देना है, एन एन डैश और एम एम डैश। ये हमारा यहाँ पर प्रिज्म कोण है, ये हमारा विचलन है डी, और ये हो गया बस। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना है, जैसे ए हमारा प्रिज्म कोण है, आई आपतन कोण है, यहाँ पर ये है आई। ठीक है, और ये यहाँ पर हमारा क्या है, आर। तो ये अपवर्तन कोण है, और ई हमारा यहाँ पर निर्गत कोण है, ये बना हुआ है ई। और डी हमारा यहाँ पर विचलन कोण है, जो कि ये बना हुआ है। बस हो गया, इतने के आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएंगे यदि चित्र बनाने के लिए आ जाएगा तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 17वां, विद्युत परिपथ का यहाँ पर क्या अर्थ है। तो देखिए जरा, सिंपल सी परिभाषा है, किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को ही विद्युत परिपथ कहते हैं। और यहाँ पर इसका चित्र भी आप लोग बना सकते हैं, जैसे एक ये आप लोगों ने यहाँ पर बल्ब लगा दिया। ठीक, और बल्ब लगाने के बाद इसमें एक बैटरी यानी कि आप लोगों ने एक सेल लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, और ये आप लोगों ने एक चटकनी लगा दी, और हो सकता है तो आप लोग एक अमीटर भी यहाँ पर जोड़ सकते हैं, वरना कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर है नहीं है। तो ये बैटरी बी हो गई। ठीक है, एक कुंजी के हो गई, ये हमारा बल्ब हो गया, और ये चटकना चालू है तो ये जल जाएगा। तो ये बंद परिपथ है ना, कहीं से टूटा नहीं है ना। तो किसी विद्युत धारा की सतत एवं बंद पथ को ही विद्युत परिपथ यहाँ पर कहते हैं। ओम का नियम क्या है भाई साहब, चाहे स्टार लगाओ, चाहे 100 लिखो, कुछ भी लिखो, महामोस्ट लिखो, चिल्ला रहा लिखो, कुछ भी लिखो, लेकिन आपको ओम का नियम
सीखना मतलब सीखना, क्योंकि पेपर में आना मतलब आना। तो ये रहा इसका उत्तर। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था विशेषकर क्या ताप, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था यानी कि ताप में परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात का मतलब है V समानुपाती I। यही ओम का नियम है। जब ये चिन्ह हटता है तो बराबर नियतांक आता है, तो V बराबर RI, और R यहाँ पर एक क्या है, नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि प्रतिरोध का यहाँ पर मात्रा क्या होता है। अगला क्वेश्चन, तो 18वां है यहाँ पर धातुओं के रासायनिक गुणों में हमें अंतर लिखना है, तो ये काफी इंपोर्टेंट है। 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। तो देखिए जरा, पहला है आयन का निर्माण। तो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धातु में धनायन बनाते हैं और अधातु यहाँ पर ग्रहण करके ऋणायन बनाती हैं। ऑक्साइड की बात करें तो यहाँ पर देखिए धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड यहाँ पर अम्लीय होते हैं। ठीक है, अगला है यहाँ पर जलीय अम्लतनु अम्ल से अभिक्रिया। तो जलीय अम्लतनु अम्ल से अभिक्रिया करके जो धातु है वो हाइड्रोजन विस्थापित करती है, लेकिन ये कोई अधातु में क्रिया ही नहीं करते, और धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय या उदासीन होते हैं, ध्यान रखिए दोनों होते हैं, अम्लीय या उदासीन। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, धातुओं के रासायनिक गुणों पर, ठीक है, अंतर, और उस वाले वीडियो में मैंने भौतिक गुणों पर आप लोगों को बताया था। ठीक है, इसके अथवा में संक्षारण किसे कहते हैं, लोहे को जंग से बचाने के 2 उपाय यहाँ पर बताइए। तो देखिए भैया संक्षारण तो क्या है, इसके लिए मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। हाँ, देखिए क्या है, धातुओं को वायु में खुला छोड़ने पर वायु तथा नमी से क्रिया करके अपक्षय होने लगती हैं, इसे ही संक्षारण कहते हैं। जब धातु यानी कि लोहे की बनी वस्तुओं को हम खुला छोड़ देते हैं तो ये वायु और नमी से क्रिया करके अपक्षरित होने लगती हैं, यानी कि उनमें जंग लग जाती है, फिर वे धीरे धीरे खतने लगती हैं। इसको ही संक्षारण कहते हैं। इससे बचाने के 2 उपाय हैं, पहला है असंधिलेपन या गैल्वेनीकरण। तो इस प्रक्रिया में लोहे आसपास की वस्तुओं पर हम किसकी परत चढ़ा देते हैं, जिंक की, और जिससे लोहे को जंग से बचाया जा सकता है, क्योंकि जिंक बहुत ही कम क्रियाशील धातु है। पेंटिंग करके भी हम बचा सकते हैं। लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए उन पर हम पेंट कर देते हैं। जैसे हमारे घर के दरवाजे हैं, गेट हैं, खिड़कियां हैं, उन पर हम क्या कर देते हैं, वार्निश पोत देते हैं। तो वही हमारा पेंटिंग करके हम जंग से उन्हें बचाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 19वां। ये क्या कहता है भाई साहब आपसे, अच्छा ब्लैक ब्लैक तो चला हुआ है, इसको कह लेता हूँ। हाँ ये वाला दिखेगा क्या, नहीं दिखता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। ये दिखेगा, हाँ। तो देखिए 19वां कहता है मनुष्य में पाए जाने वाली 3 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम, उनसे निकलने वाले हार्मोन, उनके कार्य लिखिए। ये भी काफी इंपोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन होने वाला है। तो वृद्धि हार्मोन, तो वृद्धि हार्मोन कहाँ भाई साहब पाया जाता है, तो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि में पाया जाता है, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ये सभी अंगों में वृद्धि को प्रेरित करता है। थायरोक्सिन हार्मोन, तो ये थायराइड ग्रंथि से निकलता है, शरीर में वृद्धि के लिए उपापचयन का नियमन करता है। इंसुलिन, तो ये अग्नाशय से निकलता है, शर्करा की मात्रा को यहाँ पर कंट्रोल करता है। तो ये काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन अथवा वाला, मस्तिष्क का नामक चित्र बनाइए। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ से एक खोखली सी बना देना है आपको। सबसे पहले आपको ये बाहरी परत बना देनी है, ऐसा एक आपको ये बना देना है चट्टान टाइप की। ठीक है, ये यहाँ तक बना देना है। फिर इसमें आपको 3 बार चट्टान टाइप की बना देना है, 3 बार खींचना है आपको। ये 2 बार हो गई, और ये आपने इतने दूर से नहीं भाई साहब लोग, आपको उसी के साथ साथ में ये खींचते जाना है। ठीक है, और ये चली आ रही है हमारी तीसरी बार, और इसको अब की बार यहाँ पर कर देना। ठीक, फिर आपको सबसे पहले यहाँ पर बना देना है क्या, हमारा ये पश्च मस्तिष्क वाला हिस्सा, यानी कि ये पीयूष ग्रंथि जहाँ पर पाई जाती है, और मध्य मस्तिष्क, ये आपको बना देना है। ठीक, ऐसा एक तारा मछली जैसा। फिर आपको यहाँ से ऐसा ये पेड़ टाइप का बना देना है, जो कि हमारा है पश्चिम मस्तिष्क। इसी में ये हमारा क्या है, मेडुला मेडुला वगैरह होते हैं। ये आपने ऐसा करके बना दिया। फिर आपको ये जो नसें भरी हुई है ना, इसको आप लोगों को एज इट इज बनानी है। ठीक है, काफी आप लोग ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं है। ठीक है, ये मलबा टाइप का आप लोगों को यहाँ पर
भर देना है और फिर आपको एक ये यहाँ पर काजू के जैसा बना देना है, ठीक है, ऐसा ये बना दिया, लो भैया ये हो गया। और यहाँ से इसको थोड़ा सा ऐसा निकाल देना है और लास्ट में ये आपको मेरुरज्जु बना देनी है जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी की तरफ जाती है, ठीक। अब देखिए, ये मेरुरज्जु लिख देना है, ये पश्चिम मस्तिष्क, ये खोपड़ी तो लिख ही देना है, ये प्रमस्तिष्क, ये अग्र मस्तिष्क और ये हाइपोथैलेमस और ये हमारी क्या हो जाएगी, पीयूष ग्रंथि, ठीक। और ये पश्चिम मस्तिष्क। तो ये मस्तिष्क का चित्र बनाइए और 3 नंबर पाइए, आपको प्रैक्टिस करनी यहाँ पर पड़ेगी, ठीक। तो देखिए अगला क्वेश्चन, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा प्रतिच्छेद नहीं करती क्योंकि यदि वे प्रतिच्छेद करेंगी तो प्रतिच्छेद वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं की दो दिशाएं होंगी जो कि संभव नहीं है, ठीक है। इसलिए ये परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखा अपन को पता है कि क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में, देखिए जरा, ये हमारा मान लीजिए एक दंड चुंबक है, दंड चुंबक, ये हमारा एन ध्रुव है, ये हमारा एस ध्रुव। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एन ध्रुव से प्रारंभ होती हैं और एस ध्रुव में समाप्त हो जाती हैं, एन ध्रुव से प्रारंभ होती हैं और एस ध्रुव में यहाँ पर समाप्त हो जाती हैं, ठीक है। और ये इनकी दिशा होती है उत्तर से दक्षिण की तरफ। अब यदि मान लीजिए एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकली और ऐसी वो प्रतिच्छेद कर गई, तो ध्यान से देखिए कि एक उसकी दिशा ए हो गई, एक इसकी दिशा ए हो गई, तो दो दिशाएं हो गई। तो एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा कभी भी दो दिशाएं दिखाई नहीं सकती है, ठीक है। तो इसलिए वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, ध्यान रखिए। अगर वो प्रतिच्छेद करेंगे तो दो दिशाएं होंगी, जबकि ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए वो प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, ठीक। अगला है, विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है। तो जब घरेलू विद्युत परिपथ खराब एवं क्षतिग्रस्त तारों के कारण, जब कभी विद्युन्मयी तार और उदासीन तार यानी कि नीला और लाल तार एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं तो धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है और प्रतिरोध शून्य हो जाता है। इस घटना को ही लघु पतन कहते हैं, ठीक है। यानी कि करंट एकदम तेजी से बढ़ जाए, तो जब बल्ब एकदम से तेज नहीं हो जाते, भयंकर तेज हो जाते हैं और रात में फट जाते हैं, तो इस घटना को ही लघु पतन हम लोग कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है हमारा 21 में, ये क्या कहता है, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। 4 नंबर वाला यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए, अभिक्रिया जिसमें कम अपेक्षाकृत अभिक्रियाशील तत्व अधिक अभिक्रियाशील तत्व से विस्थापित यहाँ पर हो जाता है, उसको ही हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जिंक CuSO4 की अभिक्रिया करा देने पर क्या होता है कि ZnSO4 और Cu यानी कि यहाँ पर SO4 से Cu को जिंक हटा देता है और खुद उसकी जगह पर बैठ जाता है। यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है। तो अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें देखिए, जिंक अधिक अभिक्रियाशील है तो उसने कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित यहाँ पर कर दिया। तो अगला है द्विविस्थापन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन कहते हैं। जैसे Na2SO4 BaCl2 की अभिक्रिया से क्या मिल जाएगा यहाँ पर हमें, BaSO4 NaCl। देखिए, यहाँ पर SO4 के साथ में Na है, यहाँ पर Ba आ गया, यहाँ पर Cl के साथ में Ba है तो यहाँ पर Cl के साथ में Na आ गया। मतलब इसकी जगह पर वो पहुंच गया और उसकी जगह पर वो पहुंच गया, तो ऐसी अभिक्रिया को बोल देते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला देखिए यहाँ पर अथवा वाला, अवक्षेपण को समझाना है उदाहरण सहित और विकृत गंधता को भी बताना है। तो देखिए जरा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं और द्विविस्थापन अभिक्रिया वाला यहाँ पर उदाहरण आपको ये चिपका देना है, ठीक है। विकृत गंधता, जब तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ हवा ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो ऑक्सीकृत हो जाते हैं और इसे विकृत गंधता कहते हैं। जिससे क्या होता है, उनकी गंध एवं स्वाद बदल जाते हैं, इस प्रक्रिया को ही विकृत गंधता कहते हैं। खाद्य पदार्थों को विकृत गंधता से बचाने के लिए नाइट्रोजन का प्रभावित करते हैं। जैसे हमारे जो चिप्स कुरकुरे के पैकेट होते हैं ना, उनमें नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, वो फूले फूले आते हैं ना चिप्स और कुरकुरे के पैकेट, उनमें ये नाइट्रोजन गैस भरी रहती है ताकि वो ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए और कुरकुरे या चिप्स खराब ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 में ये क्या कहता है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर चल रहा है 4 नंबर का।
वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में यहाँ पर अंतर लिखिए। तो देखिए ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, सबको पता है। इसमें कार्बनिक पदार्थ का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इसमें अपूर्ण होता है या आंशिक होता है। इसका अंतिम उत्पाद CO2 और H2O है, इसका अंतिम उत्पाद CO2 और एल्कोहल है। इसमें अधिक ऊर्जा 38 ATP मिलती है या 673 किलो कैलोरी यहाँ पर ऊर्जा मिलती है। लेकिन अवायवीय या अनोक्सिक श्वसन से यहाँ पर 2 ATP या 21 किलो कैलोरी यहाँ पर ऊर्जा अपन को मिलती है। तो ये काफी इंपोर्टेंट है, ऑक्सी और अनोक्सिक श्वसन में यहाँ पर अंतर। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसका, अथवा वाला। रक्त और लसिका में अंतर, ये भी काफी इंपोर्टेंट है अंतर। तो ये गहरे लाल रंग का ऊतक होता है या रंगीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता। इसमें लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, इसमें नहीं होती हैं। इसमें श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या कम होती है, इसमें अधिक होती है। ठीक है, तभी तो इसका कोई रंग नहीं है। इसमें अपशिष्ट पदार्थ कम होते हैं, इसमें अपशिष्ट पदार्थ अधिक होते हैं। बस हो गया, अच्छा अंतर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 23वां। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या को यहाँ पर परिभाषित कीजिए। कभी कभी इतने छोटे क्वेश्चन भी 4 नंबर में पूछ लेते हैं। तो देखिए जरा, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को ही हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ से यहाँ पर दर्शाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा यहाँ पर दर्पण है। ठीक है, क्या है हमारा यहाँ पर एक दर्पण। ठीक, ये अवतल दर्पण। तो क्या लिखा है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को। तो ये हमारा दर्पण का ध्रुव हो गया, जैसे हम लोग P बोल देते हैं। अब यहाँ से एक मुख्य अक्ष निकलेगी। ठीक है, इसके समांतर हमने एक किरण ये निकाल दी, इसके समांतर हमने एक किरण ये निकाल दी। ठीक, ये 2 किरण हमने निकाल दी। मुख्य फोकस को जरा मैं कलर कर देता हूँ, ये हमारी मुख्य फोकस है। ठीक है, ये अब देखिए जरा, तो ये आ रही हैं। अब ये यहाँ से ऐसी जाएगी और ये यहाँ से ऐसी जाएगी। ये इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इसको हम लोग मुख्य फोकस बोलते हैं। इसे कैपिटल F से दर्शाते हैं। तो क्या लिखा है, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ना, इसको ही हम लोग क्या बोल देते हैं, फोकस दूरी, और इसे स्मॉल f से दर्शाते हैं। तो दर्पण के ध्रुव यानी P और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से दर्शाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, दूसरा इसी का है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या यहाँ पर कहते हैं। इसे कैपिटल R से हम लोग दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक दर्पण बनाया मैंने, तो ये कभी ना कभी एक पूरा गोल होगा। तो इस गोले की जो त्रिज्या होगी उसकी उस त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल R से दर्शा देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर अथवा वाला। तो कांच के आयताकार गुटके से यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन यहाँ पर समझाइए। तो काफी इंपोर्टेंट हो जाता है 4 नंबर वाला। तो देखिए जरा, सबसे पहले तो एक आप समझ लीजिए इस चित्र को। तो एक कांच का आयताकार गुटका या स्लैब अपन ने ऐसा ले लिया। ठीक है, ये ले लिया, इसका नाम दे दिया अपन ने ABCD। ठीक, ये ले लिया अपन ने, ध्यान से जरा इसको समझते जाएगा। ठीक, अब इस पर एक प्रकाश की किरण E है, वो आपतित होती है और AB सतह पर आती है। किस सतह पर आती है, वो AB सतह पर यहाँ से वो आपतित होती है। ठीक, अब ब्रेल माध्यम से सगर माध्यम में जाती है। तो यहाँ पर ये अभिलंब हमने बना दिया, क्या, एक अभिलंब हमने बना दिया यहाँ पर N डैश। तो ब्रेल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो ये जाना तो चाहिए, इसको ऐसा और सीधा निकल जाना चाहिए जब ये गुटका नहीं है। लेकिन वो क्या करेगी, अभिलंब से थोड़ा क्या हट जाएगी, दूर हट जाएगी। क्या हट जाएगी, ए, ब्रल माध्यम से वो सघन माध्यम में जाएगी, तो अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, थोड़ी झुक जाएगी। जाना चाहिए ऐसा, लेकिन थोड़ी झुक गई। अब वो पहुंच जाएगी यहाँ पर सीधी सतह पर। तो अब यहाँ से वो सघन माध्यम से ब्रल माध्यम में जाएगी, तो अभिलंब से थोड़ी क्या हट जाएगी, दूर। और फिर ये इसकी एक्चुअल पाथ है, जब ये गुटका नहीं होगा, तो ये अंतिम किरणें दोनों ही समांतर होती हैं। ठीक है, तो ये आपतित किरण हो गई, ये हमारी निर्गत किरण हो गई, और ये अंतिम विस्थापन हो गया, ये हमारी मूल किरण होगी, और ये आयताकार कांच का गुटका हो गया। बस, और ये हमारा आपतन कोण हो गया, ये हमारा परावर्तन कोण हो गया, ये हमारा आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। ठीक है,
अब देख लेते हैं ये वायु या कांच है, ये हमारा ये ब्रल माध्यम हो जाएगा यहाँ पर, और कांच हो जाएगा हमारा सघन माध्यम। तो इस भाषा को यहाँ पर आपको कुछ ऐसा लिख देना है, इतनी भाषा आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है। कांच में एक आयतक और गुटका प्रकाश की अपवर्तन EF सघन माध्यम से ब्रल में होती है तो विचलित हो जाती है, और ABCD कांच की सीमा पृष्ठ AB पर आपतित होती है। सघन माध्यम से अभिलंब ON की ओर झुक जाती है बिल्कुल, और यह CD के अंतः पुनः अपवर्तित होती है और आपतित किरण निर्गत के रूप में आगे बढ़ती है, निर्गत किरण भी कहते हैं। यह ब्रल माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हट जाती है और निर्गत किरण GH अभिलंब के कोण बनाती है, जिसे निर्गत कोण यहाँ पर कहते हैं। तो इतनी भाषा आप लोगों को यहाँ पर लिख देनी है। ठीक है। और आप लोग अपनी मन से भी इसकी भाषा बना सकते हैं चित्र को देख करके। तो यहाँ पर हमारा सेट भी बिल्कुल पूरा का पूरा खत्म होता हुआ। तो हमने भाई साहब हमारा कक्षा 10 के विज्ञान के लिए सेट ए यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, और हमने अभी अभी सेट बी भी यहाँ पर अपना कंप्लीट कर लिया है। अब बचा है हमारा कौन सा सेट, यहाँ पर बचा है कौन सा सी, और यहाँ पर बचा है सेट हमारा यहाँ पर डी। तो ये दोनों सेट आज ही आप लोगों को मिल जाएंगे, और साथ ही साथ में इसके मॉडल पेपर का भी आप लोगों को यहाँ पर सॉल्यूशन मिल जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपकी तैयारी बेहतरीन यहाँ पर होने वाली है। तो इनका रिवीजन कीजिए, और मैं बहुत ही जल्द मिलता हूँ आप लोगों को सेट सी सेट डी और मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।